ओके सर अगर कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे ही है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों होगा? बिल्कुल क्वेश्चन नहीं समझा बेटा, क्या बोल रहे हैं? सर अगर एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट है, हम्म, उसमें अगर हम्म। हमने एक पॉइंट लिया वायर के ऊपर ही, सपोज पी पॉइंट लिया, उसमें अच्छा अगर अच्छा अच्छा मैग्नेटिक अच्छा अच्छा। फील्ड बताना है तो जीरो होगा, वो क्यों हाँ, होगा? यार बेटा ये तो इसका है, इसमें अपना कुछ मालूम नहीं है। इसमें सिर्फ फॉर्मूला दिया हो अपने पास, आर वेक्टर ये थीटा है, तो अगर थीटा जीरो होगा या 180 होगा, इन बोथ द केसेस साइन जीरो इज आल्सो जीरो एंड साइन 180 इज आल्सो जीरो। एंड बायोट-सावर्ट्स लॉ में फॉर्मूला दिया, और म्यू 0 बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर आप चाहते हो जबरदस्ती बोल के मैं कुछ आपको जस्टिफाई करा दूं तो बोल देता हूँ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, वो लॉ में लिखा हुआ है, आइडियल साइन सर थीटा वो बाय आर मैंने स्क्वायर ये होता था। नीचे वाला ही कंसीडर किया था, तो उसमें रेडियस को जीरो ले लिया, तो 1/0 इन्फिनिटी जैसा आ रहा था ना, तो किसी ने अरे मुझे क्वेश्चन पूछा तो मुझे डाउट हो साइन रहा था थीटा, फिर। साइन नहीं थीटा साइन, तो जीरो ही और बोलता तो उसने रेडियस, बोला कि रेडियस इन्फिनिटी को, हो सकता है। रेडियस जीरो कैसे लोगे आप? ये सारे लाइन पे रेडियस कैसे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इन सारे पॉइंट्स पे फील्ड जीरो होता है, इन सारे पॉइंट्स पे, हर पॉइंट पे रेडियस जीरो थोड़ी ना, थीटा चेंज करना ना आपको। समझ गए। ओके चलो, आज लास्ट डे है, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। A wire of length L, wire of length L is bent to form a polygon of n sides, polygon of n sides, and if it carries, if it carries I current, measure magnetic field at its center. करो, एक वायर है जिसका लेंथ L है, हाँ ये ऐसा L लेंथ का वायर है, इसको ऐसा बेंड कर दिया है। तो n साइड्स का पॉलीगन बना है, n साइड्स का पॉलीगन, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। हिंट है, एक एक साइड को सेंटर से ज्वाइन करो, एक साइड की वजह से निकालो। पूरा वायर का लेंथ L है, तो उसका लेंथ L बाय N है। थीटा एंगल वेंगल सोचो, अल्फा बीटा सोचो, एक का मैग्नेटिक फील्ड निकालो। कैसे करना आपको, एक ये लिया आपने, ठीक है, ऐसा एक साइड पकड़ा आपने और ये इसका सेंटर है। दिस एंगल इज नोन, हाउ मच इट इज, 360 डिग्री बाय n। उसको सेंटर से ज्वाइन किया, ये एंगल को ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए अल्फा, अल्फा इज हाफ ऑफ दिस, मतलब 180 बाय n। तो समझो अल्फा एंगल लिया मैंने, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना है L बाय n हो गया, तो ये हाफ हो गया L बाय 2n। मेरा इंटरेस्ट इसमें है, तो tan अल्फा इज L बाय 2n होल अपॉन ये डिस्टेंस a ले लो a, तो a का वैल्यू हो गया L cot अल्फा अपॉन 2n। ठीक है, आज समझ में? हाँ ओके, अब इस सिंगल साइड वाला जो वायर है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर में, वो कितना होगा? क्या फॉर्मूला है हमारे पास, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई a साइन
अल्फा प्लस साइन बीटा, तो 2 साइन अल्फा। तो टोटल फीड वैसे n है, n टाइम्स हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिलहाल साइड कर देता हूँ, आई 2 साइन अल्फा a अपॉन n upon a is L cot alpha upon 2n। ठीक है, ओके। हाँ अब साइन अल्फा और कॉट अल्फा डालना है, तो साइन अल्फा और कॉट अल्फा कितने हो जाएंगे? कॉस बाई साइन है, साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस अल्फा हो जाएगा। अल्फा इज 180 बाई n, साइन 180 बाई n। यही आंसर रखना पड़ेगा, और क्या कर सकता है। 4 4 कट कर दो, तो देखो क्या बचता है, म्यू 0 आई, सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा, n स्क्वायर साइन अल्फा, n स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन पाई एल। एक बार चेक कर लो तो, नहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी क्या? सर एन स्क्वायर सिंप्लीफाइड कैसे नहीं आया? दिख है। एन स्क्वायर कहाँ से आया? एन स्क्वायर कहाँ से आया, वही मैं भी सोच रहा हूँ, एन स्क्वायर कहाँ से आया, क्या मालूम कहाँ से ली गया आपने 2 बार है ना गलती हाँ नहीं नहीं, 2n एक तो n हो जाएगा इन साइड्स का, और l अपॉन 2n था ना, उसका 2n ऊपर गया। हाँ हाँ सर समझा। l वाले पर n का वैल्यू कितना है, ठीक है मेरे हिसाब से। अब इसमें एक ट्रिक करके देखते हैं, क्या मालूम है, l की जगह 2 पाई r डाल दो और n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके देखो, हमारा पुराना फॉर्मूला आता है क्या। तो आपको ये करना है, तभी अपना क्रॉस चेक होगा सही है कि नहीं। l की जगह पुट 2 पाई r, ये अगला पार्ट है क्वेश्चन, l इज इक्वल टू 2 पाई r एंड इवैल्यूएट b व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर इनका वैल्यू इन्फिनिटी होने लगेगा तो वो पॉलीगन आपका सर्कल बन जाएगा। करो कोशिश। l की जगह 2 पाई r डालना है यहाँ पे, और साइन अल्फा, और ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी इवैल्यूएट करना है। मतलब कुछ ऐसा दिखेगा क्वेश्चन हमारा, म्यू नॉट आई पाई इंटू पाई स्क्वायर आर, एन स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन कॉट अल्फा, कॉट अल्फा कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। एन और अल्फा के बीच में कुछ रिलेशन होगा, 2 पाई बाय n is 2 अल्फा, तो अल्फा इज पाई बाय n, तो n is पाई बाय अल्फा, तो ये नॉट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर r, n is पाई स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा पर cos अल्फा। Now n tends to infinity, तो अल्फा tends to 0, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर r, पाई स्क्वायर अपॉन cos अल्फा इज 1, साइन अल्फा बाय अल्फा इज 1, पाई स्क्वायर कट म्यू नॉट आई अपॉन 2r। करेक्ट, ये तो फॉर्मूला था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल।
याद है? सर ये म्यू आप नॉट आई लास्ट थर्ड स्टेप से बता सकते हो क्या हुआ है? ये स्टेप्स है। हाँ ओके, मैंने बोला क्वेश्चन चेंज किया थोड़ा सा। दो काम करना है आपको। एल की जगह 2 π r डालना है, एल की जगह 2 π r डालना है, और एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब बेसिकली जैसे आपने समझो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, फिर आपने स्क्वायर बनाया, फिर आपने रेगुलर पेंटागन बनाया, फिर आपने हेक्सागन बनाया, ऐसे करते 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 लास्ट में इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सर्कल जैसा बन जाएगा। और ये लेंथ एल था तो उसको इमेजिन कर लो कि आप 2 π r है। तो बेसिकली इस फॉर्मूले के हेल्प से आपको डिराइव करने बोल रहा हूं मैं एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। समझा? हाँ तो मैंने पहले एल की जगह 2 π r डाला, तो पाई 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 स्क्वायर 2 π² r एन स्क्वायर कॉट अल्फा को कॉस बाई साइन लिखा, साइन स्क्वायर अल्फा अपन कॉस अल्फा। अब इसके बाद बन गया वो लिमिट्स का क्वेश्चन, मुझे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी डालना है। तो उसके लिए पहले दो वेरिएबल एन और अल्फा दोनों को हटा के एक किया मैंने। तो देखो ये पूरा एंगल कितना होता है, 2 π होता है, एन साइड्स हाँ हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा का वैल्यू, ये 2 अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 π/n। तो ये कट, तो अल्फा का वैल्यू π/n हो गया, तो n का वैल्यू π/अल्फा हो गया, तो n की जगह पाई स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर डाल दिया, बाकी सब ऐसे रखा। समझा? हाँ अच्छा, अल्फा इज π/n, तो अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो अल्फा टेंड्स टू 0, तो भाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी कह लो या अल्फा टेंड्स टू 0 कह लो, बात तो एक ही है घूम के। हाँ हाँ सो म्यू नॉट आई पाई स्क्वायर कट 2r साइन अल्फा बाय अल्फा 1 होता है, अल्फा टेंड्स टू 0, कॉस 0 1 होता है, सब कट पिट के बचा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और यही मिलना भी चाहिए था क्योंकि यही हमारा फॉर्मूला है किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर। ठीक है? हाँ तो ये हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे 4 वायर्स हैं, these are 4 wires। अच्छा, इस साइड दे फॉर्म ऐसा, ऐसा देखो ना तो आपको ऐसा स्क्वायर जैसा दिखाई देगा इस साइड से, ऐसा ये साइड से देखो ना तो स्क्वायर लगेगा। ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ईच ऑफ देम कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। ये ऊपर ला रहा है, ये नीचे ले जा रहा है, ये ऊपर ला रहा है, ये नीचे ले जा रहा है। ठीक है? समझा? ऐसे 4 वायर्स चले आ रही हैं, ऐसे 2 ऊपर 2 नीचे से। हाँ? एक साइड से देखोगे आपको तो स्क्वायर नजर आएगा, स्क्वायर का साइड है 10 सेंटीमीटर एंड वायर्स में करंट है 10 एम्पियर। ठीक है? तो फाइंड द फील्ड एट द सेंटर पहला, दूसरा फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच वायर पर यूनिट लेंथ। फाइंड द फील्ड एट द सेंटर पहला, दूसरा फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच वायर, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच वायर। करो। रेडी फॉर्मूला है, सिर्फ डायरेक्शन वायरेक्शन आपको सोचनी, बाकी तो सब तैयार है। मैग्नेटिक फील्ड तो बताओ। 0 है ना सर? 0 तो कोई बोला ही नहीं अभी तक।
कि मैंने नहीं सुना? मैंने तो पहले ही बोल दिया। हाँ हो, तू तो बिना देखे ही बोल दिया था, तुम की बात बोल रहे हो। हाँ अब बताओ फोर्स, फोर्स कितना लगेगा? पर यूनिट लेंथ बताना है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज 0, ये तो तय है। क्यों? इसका फील्ड अगर मैं इसको ऐसे होल्ड करूं तो इसका फील्ड इधर है, इसका फील्ड इधर है, इसका फील्ड नीचे की तरफ देखो तो कैसा है, नीचे होल्ड किया तो इसका फील्ड ऐसा है, इसका फील्ड ऐसा है, तो सब एक दूसरे को कैंसिल कैंसिल कर देते हैं, तो नेट फील्ड इज 0। जीरो। अब बारी आती है फोर्स एक्सपीरियंस बाय फोर्स वायर, ए बी सी डी लिख देता हूँ। तो वायर ए, इस पे नेट फोर्स कितना लगा? बताओ, कौन बताएगा? ये दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ये इधर फोर्स लगाएगा, सपोज फोर्स एफ है, तो एफ एफ कितना हो जाएगा? म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई है, तो म्यू 0 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻1 I1 I2 10 10 अपॉन 2 पाई इंटू ए डिस्टेंस 0.1। ठीक, तो ये हो गया 2, ये हो गया 10, 2 इंटू 10⁻⁴। सर फोर्स ये भी पर इसको यूनिट रिपेल, लेंथ निकालना है ना? हाँ तो म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। So हाँ force acting per unit length on it is, मतलब समझो मैंने 1 मीटर की कंसीडर किया, ऐसे लिख दिया। तो इस पे फोर्स ये लगा रहा है कितना, 2 इंटू 10⁻⁴, ये भी इतना ही लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगा रहा है इतने लगाया, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? √2f, राइट। अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो ये कितना फोर्स लगाएगा? ये डिस्टेंस कितना है? √2 टाइम्स ज्यादा है, तो इससे 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। तो नेट फोर्स आएगा √2f माइनस f/√2। ये 10 है, तो ये 10√2 है, तो डिस्टेंस 1/√2 टाइम्स होगा, तो फोर्स 1/√2 टाइम्स है। तो √2 माइनस 1/√2, दैट इज √2 इंटू √2 2 माइनस 1 1/√2 इंटू 2 into 10⁻⁻⁴ is force acting on a per unit length। तो ये हो गया 1.414 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। 1.414 इंटू 10⁻⁻⁴। अच्छा ए पे निकालना था क्या? किसी नहीं पे भी नहीं, निकालो ना, सेंटर पे चारों में निकालना निकाल। था, सेंटर पे निकालना था। सेंटर में कुछ रखा ही नहीं, तो फोर्स किस पे लगा रहा है? वही। सर वो एफ नेट बोला वाला ना जो मैंने, एफ अपॉन √2 वाला है ना, वो एक बार बताओ। सी ये मान लो इस पे एफ फोर्स लगा रहा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई है। तो ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है और ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है, दोनों में क्या फर्क होगा? ये तीनों सब सही में, सिर्फ एक का तो फर्क रहता है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये इससे 1/√2 सॉरी √2 टाइम्स ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है। तो अगर ये इस पे एफ फोर्स लगा रहा है तो ये इस पे f/√2 लगाएगा, राइट। अच्छा ओके। अनलाइक करंट्स रिपेल, तो ये इसको रिपेल कर रहा है एफ से इधर, ये इधर रिपेल कर रहा है एफ से, ये इधर f/√2 से अट्रैक्ट कर रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, एफ और एफ का 90 डिग्री पे, तो f√2 हो गया, एफ और एफ का रिजल्टेंट f√2 हो गया, और ये f/√2 हो गया, तो f√2f माइनस f√2, तो नेट रिपल्सिव फोर्स लगेगा कितना? 1.414 इंटू 10⁻⁻⁴। एंड चारों पे सेम ही लगेगा, चारों पे रिपल्शन ही है, तो 1.414 इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर? हाँ सर। ओके,
if q charge moves in a circle of radius r and frequency n, find current due to and magnetic field due to this moving charge at center of circle. Correct. If q charge moves in a circle of radius capital R and frequency n, find magnetic field due to this moving charge at center of circle. सर्कल के सेंटर पे उसकी वजह से भाई चार्ज मूव कर रहा था, इट इज एज गुड एज करंट। तो करंट है तो करंट कैरिंग कंडक्टर का कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, तो भाई उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ सेंटर पे कितना आएगा। दो मिनट देता हूं, सोचो फिर बताओ। बड़ा आसान है वैसे। म्यू 0 qn by 2r, म्यू 0 क्यू बाय म्यू 0 qn QN by 2r, qn by 2r QN हो गया या तुम्हारा तो करंट। हाँ करेक्ट 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 सर 2 pi n q upon r into 10 raised to the power minus 7 भी हो मैंने सकता है। सही बताया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एट इट्स सेंटर इज म्यू 0 I अपॉन 2r। यहाँ पे खाली आपको I की वैल्यू बतानी है। तो I इज व्हाट चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर T विद द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मूव्स इन सर्कल लिखा हुआ तो Q बाई T हो जाएगा, Q इनटू N हो जाएगा। तो म्यू 0 QN अपॉन 2r। सो इसके हिसाब से आपको बताना मैग्नेटिक फील्ड hence find magnetic field due to electron revolving in ground state of hydrogen atom given frequency of revolution is 3 into 10 raised to 6 per second and radius is 0.53 angstrom। तो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में, उसका रेडियस है ऑर्बिट का 0.53 एंगस्ट्रॉम एंड रेडियस दे रखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन दे रखा 3 into 10 raised to 6 हर्ट्ज। तो आपने बताना है कि ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा सेंटर पे। व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। सिर्फ वैल्यू ही डालनी।
सर 56.8 into 10 raised to the power minus 10. कितना? 56.8 into 10 raised to the power minus 10. माइनस से बहुत ज्यादा होता है, इतना आना नहीं चाहिए. लेट्स चेक. 4 Calculate. पाई into 10 raised to minus 7 हो सकता है, आ गया. फ्रीक्वेंसी तो बराबर लिया मैंने, इतना मैग्नेटिक फील्ड पावर होगा. Q का वैल्यू हो गया 1.6 into 10 raised to minus 19. 3 into 10 raised to 6 upon 2 RRS 0.53 into 10 raised to minus 10. तो कितना हो गया? 16 minus 10 है बराबर 10 raised to minus आ रहा है. लेकिन हो गया 12.56 100 by 8 100 by 8 160 by 16 160 by 16 10 बजे तो 20 approximately 20 into तो 2 into 10 raised to minus 9 आ रहा है, बहुत ज्यादा. एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ज्यादा लग रहा है. आ रहा है तो आ रहा है, क्या कर सकते हैं. 4.10 minus 10 Q is 1.2 3 तो किया ही नहीं मैंने, सॉरी into 3 भी है ना. ये कितना हो गया 12.56 मतलब 100 by 8 160 by 16 या 10 30 6 so approximately हाँ सर मेरा भी वही आया. 6 into 10 raised to minus 9 टेस्ला के आसपास आंसर है. तो नियर अबाउट आंसर है 6 into 10 raised to minus 9 टेस्ला. ओके. हाँ सर. एक दो क्वेश्चन करें जरा इसके ऊपर बायोट लॉ पर. So there is consider cylindrical wire fine magnetic field cylindrical wire of radius capital R given find magnetic field from center of wire given current density in wire as Good. एक सिलिंड्रिकल वायर है ऑफ रेडियस r, ठीक है. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम सेंटर ऑफ वायर गिवन करंट डेंसिटी इन वायर इज गिवन बाय j equals to kx square where 0 is less than x is less than or equal to r. सर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? करंट पर यूनिट एरिया. तो ये हो गया j is equal to kx square where x is between 0 and r including 0 and r for x less than r and for x greater than r. तो आपको स्टार्ट करने के लिए सोचने के लिए एक आइडिया भी दे देता हूँ.
एक वायर है, सिलिंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस r है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, देयर इज अ वायर, यहां से देखोगे आप तो सिलिंड्रिकल वायर है, इसका रेडियस है कैपिटल R, सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर j की वैल्यू देखो, j इज व्हाट, k x स्क्वायर, x की वैल्यू 0 से r तक की, आपको मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट। अब हिंट दे रहा हूं, लगाना बायोट सेवर्ट्स लॉ है, बस इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। ओके, लेट्स सी, सी एम्पीरियन लूप लिया ऐसा, रेडियस कितना लिया उसका x, इतना श्योर हूं मैं, अगर करंट बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऐसे ही रहेगा, राइट, तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही, तो dl अगर हर पॉइंट पर dl निकालूं और b निकालूं तो सेम डायरेक्शन में एंगल 0 रहेगा, तो एंगल बिटवीन b and dl at every point on Amperian loop is 0, करेक्ट। यार आपने एम्पीरियन लूप लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाए थे, ऑल्सो फील्ड बी विल बी फील्ड भी कांस्टेंट होगा, ठीक, तो मुझे निकालना है इंटीग्रल b डॉट dl, निकालना है, तो b और वो कांस्टेंट हो गया, b आ गया बाहर, इंटीग्रल ऑफ dl आ गया अपना 2 पाई x, तो ये हो गया अपना इंटीग्रल b डॉट dl, तो इंटीग्रल b डॉट dl अक्रॉस एम्पीरियन लूप इज b इंटू 2 पाई x, ये हमने पहले भी कर रखा है, किसके लिए, इनफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, बस ये था कि वो पॉइंट आउटसाइड था, इस बार पॉइंट वायर के अंदर है, ठीक है। अब इक्वेट किससे करना है, म्यू नॉट इंटू, किससे इक्वेट करते हैं, हेलो, म्यू नॉट इंटू आई, कौन सा आई क्या, आई क्या, और आई एंक्लोज्ड, हाँ करंट एंक्लोज्ड इन द लूप। अब इस लूप के अंदर करंट कितना है, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म होती तो करंट डेंसिटी इनटू एरिया कर देते, अब अपने को इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तो सपोज y डिस्टेंस पे dy, y डिस्टेंस पे dy विड्थ का एक छोटा सा रिंग बनाता हूं मैं, उससे जो करंट जा रहा है वो कितना हो जाएगा, k y स्क्वायर 2 पाई y dy, ये देख लो, y डिस्टेंस पे सेंटर से करंट डेंसिटी है कितना, k y स्क्वायर, dy विड्थ ले लिया, थिकनेस ले ली रिंग की, तो उस रिंग का एरिया आ गया 2 पाई y dy, एरिया ऑफ द रिंग इज 2 पाई y dy, तो उससे करंट कितना जा रहा है, k y स्क्वायर इंटू 2 पाई y dy, राइट, ये हो गया तुम्हारा di, तो अब टोटल करंट कितना हो जाएगा x डिस्टेंस तक,
तो I is integral of 2 pi k y cube dy 0 से x। तो 2 pi k y raised to 4 by 4 0 से x, ये हो गया कट पाई k by 2 x raised to 4। ये हो गया टोटल करंट एनक्लोज इन द कॉइल। ठीक है, अब देखो तो b into 2 pi x is equal to mu naught pi k x raised to 4 by 2। तो पाई पाई कट एक x कट x क्यूब हो गया, तो b is equal to mu naught k x क्यूब अपॉन 4। तो b का वैल्यू हो गया mu naught k x क्यूब बाय 4। ओके, समझा? हाँ सर कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हो ऐसे क्वेश्चन? लाया नहीं बेटा, बनाया अभी। बाकी ऐसे है ना? क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं, बनाया अभी मिलते जुलते क्वेश्चन, लेकिन है बुक्स में, बस ये फंक्शन बस मैंने चेंज कर दिया। अभी तो एक नया ट्विस्ट डालूंगा, रुको। हाँ, तो ये हो गया b का वैल्यू, राइट। लेकिन ये कब तक वैलिड है? ये तब तक वैलिड है जब तक आप कहां नहीं पहुंच जाते, सरफेस पे। क्योंकि सरफेस तक तो करंट एनक्लोज बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद करंट एनक्लोज बढ़ेगा नहीं। सोच के देखो। हाँ सर। पहले तो करंट बढ़ रहा है, क्यों? करंट डेंसिटी बढ़ रही है, सेंटर पे करंट डेंसिटी 0, फिर बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, सरफेस तक बढ़ी, बढ़ी घटी जो कुछ भी होना, चेंज होगा, फ्लक्चुएट होगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या? तो ये केस 1 था, जब भी एक्सेस लेस देन आर, राइट, एक्सेस लेस देन आर। अब x का वैल्यू इक्वल टू आर हो जाए तो भी चल जाए, x के कैपिटल आर डालो। अब x का वैल्यू जब r से बड़ा हो जाएगा, केस 2, तब कहां कहां चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा? रब कर दूं इसको? हाँ सो जब x का वैल्यू केस 2 x इज ग्रेटर देन r, तो ये अपना करंट आ रहा था, इधर बाहर आ रहा करंट, समझो, राइट, सेंटर से तो x डिस्टेंस मैंने इस बार बाहर लिया, तो ये मेरा एम्पीरियन लूप हो गया। तो एंगल बिटवीन b एंड dl वो सब कहानी वही रही, यहां तक तो सेम ही रहेगा। यहां कैलकुलेशन में आपको 0 से कैपिटल R तक ही जाना है। नहीं, सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दिया, सॉरी। मुझे करंट एनक्लोज निकालना है ना, तो y डिस्टेंस पता है 2 पाई y, ये खाली R तक जाएगा, सही है, R तक जाएगा। सो 2 पाई k R रेज टू 4 हो जाएगा। तो करंट एनक्लोजेस पाई के R रेज टू 4 by 2 ही रहेगा, तो करंट एनक्लोज इतना आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा b into 2 pi x equals to mu naught pi k R raised to 4 by 2। तो पाई पाई कट, तो b का वैल्यू हो गया 2x नीचे, mu naught k R raised to 4 upon 2x। समझा? हाँ सर। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, किसके लिए? जब पॉइंट लाइज आउटसाइड। ठीक, ओके, चलो आई स्टॉप।